Hello, everyone. A very good afternoon. How are all of you doing today? Hi, can I get some hellos on the chat? Hi, everyone. Hi, Ashok. Hello, Sujit. आप लोग कैसे हैं? I hope your Sunday is going fine. Guys, we're just going to wait for a minute or so. हम बस थोड़े और audience को join करने की wait कर रहे हैं, then we'll start the session. Hi, Lina. Good morning. Good afternoon. Yes, can I get some more hellos on the chat? क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? Hi, good afternoon, Jay Prakash. Okay. Are all of you able to hear me? Good afternoon, Rohan. Hello. Hello, Parthasarthi. Hi. Hello, Shripad. Hello, Manojit. Good afternoon. Hello, Durga Dutt. Okay. क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? क्या मुझे कोई कंफर्म कर सकता है? Can anyone confirm if I am audible, if I am visible? Hi, Jhansi. Hi, Sham. RJ. Hello, Himanshu. Okay. Yes, okay. क्या आप में से कोई मुझे कंफर्म कर सकता है? यस, ओके, थैंक यू सो मच. ओके, हाय संतोष, हाय सत्येंद्र, हेलो. सो यस, तो आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आई जस्ट वांट ऑल ऑफ यू टू टेल मी कोई स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन है सेशन से, एनीथिंग स्पेसिफिक दैट यू गाइज वांट टू लर्न. अब आ रही है. ओके, थैंक यू रोहन, थैंक यू सो मच. सो जस्ट यस, सो क्विकली टेल मी गाइज, एनी स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस सेशन? क्या आप कुछ स्पेसिफिक जानना चाहते हैं? ऑफ कोर्स देन आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट, but is there anything specific that you want to learn? And we're just going to wait for, yes, thank you Lina, thank you so much. So we're just going to wait for a minute or two क्योंकि हम बस वेट कर रहे हैं थोड़े और लोगों की ज्वाइन करने का. But any specific expectation, anything specific you want to learn, please मुझे आप comments में या chat में डाल के बता सकते हैं. Yes, thank you Ankit, thank you so much. Yes, okay. तो क्या सीखना है आप सबको इस सेशन से? बेसिकली मार्केट गोइंग डाउन, हाउ टू हैंडल दिस. यस, एग्जैक्टली लीना, आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि जब मार्केट्स वॉलेटाइल होती हैं तो हमें क्या करना चाहिए. सो अंकित इज सेइंग सम टिप्स फॉर बिगिनर्स. एब्सोल्युटली. सो आई एम गोइंग टू गिव यू सम गुड टिप्स जिससे आप अपना इफ यू आर अ बिगिनर, हाउ यू कैन हैंडल योर पोर्टफोलियो. ओके. Yes, you can keep your questions coming and we will take all your questions. I've kept the last 10-15 minutes for Q&A. So yes, we'll do that. अगर आप में से कोई लोग मुझे कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे, कोई स्पेसिफिक स्टॉक या कोई स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड, उसके बारे में हम आपको नहीं बता पाएंगे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट वी आर डिस्कसिंग, प्लीज फील फ्री टू आस्क. ओके, व्हेन टू सेल स्टॉक्स. ऑलराइट, ओके. Yes, any other expectations, guys? Okay, a lot of people ask me about a particular IPO. Like I said, I will not be able to help you with specific recommendations. Yes, Sham, okay, you're a beginner, great. Yes, we will try to answer all your questions. आपकी कोई भी question है तो आप please इसमें chat में डाल सकते हैं. I will take it up. Okay. Okay. How to earn, how to understand volatility in price moving. Okay, yes. Okay, so I think we can start, considering we have a reasonable amount of people and I think काफी time भी निकल गया. Okay, so let me quickly start. Good afternoon everyone. मेरा नाम नम्रता अरोरा है and I'll just quickly introduce myself. आप में से काफी लोग नए हैं जिन्होंने जो मेरा सेशन पहली बार अटेंड कर रहे हैं. So let me quickly introduce myself. मैं ग्रो के साथ बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ and we've been doing a lot of work with ग्रो, जहाँ पे हम बहुत सारा कंटेंट बनाते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, जस्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको हाउ यू कैन पिक द राइट प्रोडक्ट्स फॉर योरसेल्फ. हम कोई भी प्रोडक्ट रेकमेंड नहीं करते हैं, एडवाइस नहीं करते हैं, बट वी हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग द राइट प्रोडक्ट्स, राइट. तो वी क्रिएट अ लॉट ऑफ कंटेंट जिससे आपका लर्निंग प्रोसेस बढ़े, और जब आप अच्छे से लर्न करेंगे, if you understand the concepts well, तो automatically you'll be able to make the right decisions for yourself as an investor. तो हमारा पर्पस, हमारा इंटेंशन यही रहता है हर हफ्ते कि हम इस मास्टर क्लास के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच आउट कर पाएं. एट द सेम टाइम वी ट्राई टू make sure that we have our investors, our audience who are learning a lot.
ये ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है मास्टर क्लास का, एंड यू नो वी गॉट सम ग्रेट रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल आवर इन्वेस्टर्स, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यू नो कम टू लुक एट इट, आजकल मार्केट्स काफ़ी वॉलेटाइल हैं, यू नो बहुत सारे इन्वेस्टर्स काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं दिस होल प्रोसेस, क्योंकि जब मार्केट्स वॉलेटाइल रहती हैं तो हमें भी बहुत सारे सवाल आते हैं कि यू नो हमें अब क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी माय इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। तो आज हम वही आंसर करने की कोशिश करेंगे कि जब मार्केट्स वॉलेटाइल होती हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। एंड उससे पहले मैं आपको कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी सिखाऊंगी बिफोर वी learn about the investment strategies, because that's one part of you know the topic that we're going to be looking at. तो आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू व्हाट वी आर डिस्कसिंग, आई वुड से कि आप प्लीज कमेंट्स में डालते रहें, एंड आई विल टेक ऑल योर क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द सेशन। 10 से 15 मिनट मैंने सिर्फ Q&A के लिए ही रखे हैं। ओके ये सेशन जो है ये हिंदी में होने वाला है, सो यू नो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So let me just quickly share my screen with all of you. Just give me a minute. I'm guessing आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes? Okay. Cool. You know, so whenever we are talking about volatility and of course, whenever we're talking about markets in general, right? Come to look at it, अगर हम इकोनॉमी की बात करें, स्टॉक मार्केट जो है एक डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होती है एक इकोनॉमी का, करेक्ट? और अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो स्टॉक मार्केट भी अच्छा करती है, and it's a direct correlation of the supply and demand side. Yes. So you know there are a lot of times it happens कि हम सबको पता है India is tapped to be one of the fastest growing economies. ये expectation है कि India fastest growing economy होने वाली है. By 2025 we are expecting it to be a $5 trillion economy. Yes, and that's huge. अगर हम सिर्फ पिछले 2 साल का बात करें, पिछले 2 साल में of course we've all seen tough times, हम सब ने जो है फर्स्ट लेयर पे काफ़ी मुश्किलें देखी हैं, बट एट द सेम टाइम अगर हम इकोनॉमी की बात करें, एट द बिगिनिंग ऑफ 2020 वी हैड यू नो चैलेंजेस, बट पिछले 2 साल काफ़ी अच्छे रहे हैं फ्रॉम एन इक्विटी मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? इन्वेस्टर्स ने जहाँ पे भी पैसा डाला है इक्विटी मार्केट में उन्होंने अच्छा किया है, रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिले हैं, एंड मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स बिलीव कि यू नो मेरे रिटर्न्स अच्छे हैं, तो अ लॉट ऑफ टाइम्स हम जो रिस्क एस्पेक्ट होता है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो जब हमारा पोर्टफोलियो अच्छा करते हैं तो हम वी टेंड टू इग्नोर द रिस्क, हम बोलते हैं कि यू नो मेरे पोर्टफोलियो कुछ नहीं हो सकता, वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, एंड वी टेंड टू इग्नोर द रिस्क एस्पेक्ट व्हिच इज इन्वॉल्वड इन इक्विटी मार्केट। नाउ देयर ऑफ कोर्स अगर हम देखें पिछले कुछ महीनों में कंसोलिडेशन भी हुआ है, वैल्यूएशंस भी अच्छे हुए हैं, मतलब कम हो गए हैं फॉरेन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट मोर मनी। और ऑब्वियसली इसके काफ़ी रीजंस रहे हैं, एक तो ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, ये एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, यू नो फियर ऑफ स्लोइंग ग्रोथ रेट्स एंड ऑल ऑफ दैट, इन सब की वजह से अभी थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है मार्केट में, जिसकी वजह से मार्केट सब काफ़ी वॉलेटाइल हैं, राइट? सो दिस इज अ स्टेज वेयर हम हर रोज ऐसे ऊपर नीचे देख रहे हैं, राइट, इन मार्केट्स। और ये जो एनालिस्ट हैं, एक्विटी मार्केट एनालिस्ट, उनका एक्सपेक्टेशन है कि ये वॉलेटिलिटी अभी थोड़ा टाइम तक चलेगी, ये अनसर्टनिटी रहेगी मार्केट में, क्योंकि अभी अनसर्टनिटी है इन टर्म्स ऑफ फोर्थ वेव ऑफ कोविड, क्योंकि अब यू नो देयर आर एनालिस्ट हु आर सेइंग कि शायद अब कोविड का चौथा वेव आने वाला है। एट द सेम टाइम जियोपॉलिटिकल टेंशंस अभी तक हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने यू नो इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग अप बाय सेंट्रल बैंक्स, तो इसलिए ये अनसर्टनिटी अभी रहने वाली है। और अगर अनसर्टनिटी रहने वाली है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये हो जाता है कि वो वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में। सो देन द क्वेश्चन इज, एज एन इन्वेस्टर मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैसे सेफ गार्ड करूँ, राइट? अगर मुझे एज एन इन्वेस्टर हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत सिंपल है कि मेरे इन्वेस्टमेंट्स को अच्छा रिटर्न देना है, पीरियड, राइट? आई वांट माय पोर्टफोलियो टू डू वेल, मैं चाहती हूँ कि मुझे अच्छे रिटर्न्स मिलें। तो अगर इस टाइम मुझे अपने पोर्टफोलियो को सेफ गार्ड करना है तो व्हाट कैन आई डू अबाउट इट? यस, तो उसके लिए what we are going to be discussing today are a few aspects. So what we're going to be discussing in today's session are कि ये जो मार्केट साइकिल्स होती हैं वो क्या होती हैं, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वॉलेटिलिटी क्या होती है, एट द सेम टाइम कि लॉट ऑफ पीपल उनको ना वॉलेटिलिटी का मतलब नहीं समझ में आता, तो मैं वॉलेटिलिटी के बारे में बताऊंगी, देन वी विल अंडरस्टैंड कि इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स क्या होती हैं दैट वी एज इन्वेस्टर्स डू स्पेशली इन वॉलेटाइल टाइम्स, और फिर हम स्ट्रैटेजी क्या अडॉप्ट कर सकते हैं to handle that volatility. So आज के सेशन में in the next 45 minutes or so, this is exactly what we're going to be discussing. Okay, so let's start off by discussing some of the market cycles, right? मैंने अपनी पिछली मास्टर क्लासेस में वी हैव डिस्कस्ड, आज मैं थोड़े अलग एंगल से आपको मार्केट साइकिल समझाने की कोशिश करती हूँ।
तो कोई भी अगर हम मार्केट साइकिल देखें तो 4 फेस रहते हैं, ओके? सो कम टू लुक एट इट, equity markets globally, it moves in 4 phases. And understanding each of these phases is very important, क्योंकि जब आप ये when you understand each of these phases, then you will understand as an investor कि आपको कौन से फेस में क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए, जो भी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो मार्केट साइकिल्स बेसिकली मार्केट पैटर्न्स होते हैं कि मार्केट कैसा मूव कर रही है। इट कुड बी बिकॉज शायद मार्केट कंडीशंस बुरी हैं, रेगुलेटरी चेंजेस हुए हैं, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से मार्केट जो है साइकिल चेंज होती है। तो 4 मार्केट साइकिल्स होते हैं। फर्स्ट होता है अक्यूमुलेशन फेज। अब ये जो हम अक्यूमुलेशन फेज की बात करें, अक्यूमुलेशन फेज क्या है? तो अक्यूमुलेशन फेज बेसिकली वो फेज होता है which starts with the end of the bear phase. So जब bear phase खत्म होता है तब accumulation phase शुरू होता है। This is the time जब markets bottom out हो चुकी हैं, stock valuations बहुत attractive है, which means PE जो है वो काफी कम रहता है stocks का। मीडिया क्या प्रीच करे इस टाइम में कि डूम टाइम्स है, मीडिया बोल रही है कि equity markets बिल्कुल अच्छा नहीं करने वाले हैं, but this is the time जब एक silent reversal हो रहा होता है। This is a time when जो काफी इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट्स बेच रहे हैं, लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये अपॉर्चुनिटी को लेके जो है अपने हेल्दी डिस्काउंट पे जो है स्टॉक्स को पिकअप करते हैं। द स्मार्ट इन्वेस्टर्स विल ऑलवेज पिक अप स्टॉक्स इन द अक्यूमुलेशन फेज। जहाँ आधी दुनिया बेचती है, जो स्मार्टर लोग होते हैं वो खरीदते हैं इन दिस पर्टिकुलर टाइम। दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स आर प्रीटी लो एट दिस पॉइंट, एंड एट द सेम टाइम जो आपको अच्छे वैल्यूएशन पे जो है स्टॉक्स मिल सकते हैं, ओके? लेकिन अक्यूमुलेशन फेज को स्पॉट करना कि उसका बिगिनिंग कहाँ है थोड़ा मुश्किल होता है। फिर होता है मार्कअप फेज। अब मार्कअप फेज इज बेसिकली जब मार्केट्स थोड़ा स्टेबल दिखती है, हमें लगता है कि मार्केट्स अब थोड़ा स्टेबल हो गई हैं, मीडिया जो है गंगू होती है अबाउट द वर्स्ट बीइंग ओवर। मीडिया हमें बोलती है कि अब बुरा टाइम खत्म हो गया है, गुड टाइम इज स्टार्टिंग, इक्विटी मार्केट्स अच्छा करने वाली हैं। सो जब भी मीडिया काफी गंगू होती है अबाउट इक्विटी मार्केट, दैट्स द मार्कअप फेज, ओके? ये फेज काफी इजी होता है टू आइडेंटिफाई बिकॉज ऑफ द सेंटिमेंट्स आर क्वाइट पॉजिटिव, और इसमें मार्केट जब फ्रेश हाइज टच करता है एट द सेम टाइम नियर द एंड ऑफ दिस फेज, जहाँ जब ये मार्कअप फेज खत्म हो रहा होता है, यू विल रियलाइज कि बहुत सारे बायर्स होते हैं जो बोलते हैं शायद हमने मिस तो नहीं कर दी अपॉर्चुनिटी, सो दे स्टार्ट बाइंग अ लॉट। तो इस फेज में जनरली लोग ज्यादा बाय करते हैं, जो मुझे लगता है अक्यूमुलेशन फेज में कर लेना चाहिए था, लेकिन मार्कअप फेज में काफी बाइंग्स होते हैं। पीपल आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी इन दिस पर्टिकुलर फेज। वैल्यूएशंस टच रिकॉर्ड हाइज इन दिस पर्टिकुलर टाइम। दिस इज द टाइम जहाँ पे लॉजिक जो है बैकसीट ले लेता है एंड ग्रीड टेक्स ओवर। दिस इज द टाइम जब people don't use too much logic in the markup phase, okay? So which is why इस phase में जो है market sentiments जो है bullish से euphoric की तरफ turn होते हैं। So this is a time when people are euphoric about the equity markets. फिर आता है हमारा distribution phase। ये सारे फेज को मैं आपको इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इन्वेस्टर्स का रिएक्शन क्या रहता है इन ईच ऑफ दीज फेसेस। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज की बात करते हैं, दिस ऑफ कोर्स स्टार्ट्स जब हमारा मार्कअप फेज खत्म होता है, एंड दिस इज आइडेंटिफाइड बाय द एब्सेंस ऑफ फ्रेश हाइज एंड बेसिकली जो हाइज होते हैं वो नहीं होते हैं, मोमेंटम कम होता है, बुलिश सेंटिमेंट न्यूट्रल हो रहे होते हैं। तो अक्यूमुलेशन फेज में थोड़े लो सेंटिमेंट होते हैं, मार्कअप फेज में यूफोरिक सेंटिमेंट्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में थोड़े न्यूट्रल सेंटिमेंट्स होते हैं लोगों के इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ओके? यहाँ पे प्राइसेस जनरली लॉक इन हो जाते हैं, मतलब दे आर प्रीटी स्टेबल इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस। डिस्ट्रीब्यूशन फेज एक बहुत इमोशनल टाइम होता है मार्केट्स के लिए, ओके? और इसमें जो इन्वेस्टर्स फियर और ग्रीड के बीच में ऑसिलेट करते हैं। जनरली इन द डिस्ट्रीब्यूशन फेज लोगों को फियर भी रहता है और ग्रीड भी रहती है, ओके? व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड इज कि जो बुल मार्केट जो हम बोल रहे हैं, अभी जो बुल मार्केट चल रहा है ये 12 साल पुराना है। फॉर ऑल ऑफ यू हु डिडंट नो, हम बुल मार्केट में ही रहे हैं पिछले 12 साल से, एंड इन द हिस्ट्री ऑफ सेंसेक्स बाय द वे। कम टू लुक एट, जो लोएस्ट पॉइंट टच हुआ था मार्केट का वो था 7,967 ऑड लेवल्स इन अक्टूबर 2008 के करीब। उसके बाद ऑफ कोर्स पैंडेमिक भी आया, हमें लगा कि हम रिसेशन में जा चुके हैं, बट वी वर स्टिल नॉट एज बैड, और मार्केट रिकवरी बहुत जल्दी हुआ था। सो वी प्रीटी मच बिन इन अ बुल फेस इन द लास्ट 12 years, ओके?
और जो लास्ट फेज होता है वो होता है डिक्लाइन या मार्कडाउन फेज, राइट? दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द मार्केट साइकिल। और आप कोई भी मार्केट साइकिल देखिए इसी सीक्वेंस में फॉलो करते हैं, अक्यूमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन, डिक्लाइन, और डिक्लाइन के बाद वापस अक्यूमुलेशन फेज शुरू होता है। दिस इज द टाइम जब सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा बेरिश होते हैं, व्हिच मींस इन्वेस्टर्स अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स बेचना चाहते हैं, प्रॉफिट्स को बुक करना चाहते हैं, और जो अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो काफी लोज देखते हैं, एक डाउनवर्ड ट्रेंड क्रिएट हो जाता है इन दिस पर्टिकुलर फेज, और ये फेज जो लंबा फेज चलता है उसको हम बेयर मार्केट बोलते हैं। ओके, इसमें जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स होते हैं वो काफी डेट्योरेट होते हैं, एंड एट द सेम टाइम जो इन्वेस्टर्स होते हैं अ लॉट ऑफ टाइम्स दे टेंड टू होल्ड ऑन टू देयर इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगता है कि शायद ये मार्केट बढ़ेगी तब मैं बेचूंगा, एंड इवेंचुअली क्या होता है वो अक्यूमुलेशन फेज में यू नो एट अ वेरी डिसअपॉइंटिंग लेवल इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट्स बेचते हैं। बट दिस इज द फेज वेयर यू एज एन इन्वेस्टर नीड टू टेक योर डिसीजन कि क्या हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करना चाहिए, राइट? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट वाला फेज होता है। Okay, so these are the different phases that we go through as in terms of our market cycles, and let me just show you पिछले कुछ सालों में ये कैसा हुआ है. So as you can see in the history of Sensex 92 से 2003 तक का मैंने आपको चार्ट दिखाया है, जिसमें 92 से 95 तक accumulation phase था, फिर 4-5 साल markup phase चला, फिर distribution phase, और फिर आया था decline phase which went on for a while, right? तो आप ये समझते हैं कि एग्जैक्टली वॉलेटिलिटी क्या होता है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज वॉलेटिलिटी? हम सबको अभी हम सब बोल रहे हैं ना वॉलेटिलिटी चल रहा है, एंड ऑल ऑफ अस आर अटेंडिंग दिस सेशन बिकॉज वी वांट टू अंडरस्टैंड कि हमें वॉलेटिलिटी टाइम्स में अपना पोर्टफोलियो कैसे हैंडल करना चाहिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि वॉलेटिलिटी होता क्या है। ओके, so when we're looking at volatility, ये basically volatility tells us कि market कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। हम सबको पता है ऊपर नीचे जब market होता है उसको हम volatility बोलते हैं, लेकिन किस स्पीड पे हो रहा है और किस डिग्री का चेंज हो रहा है उसको वॉलेटिलिटी बोला जाता है। ओके, दैट स्पीड एंड डिग्री ऑफ वॉलेटिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम वॉलेटिलिटी की बात करते हैं, ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब वॉलेटिलिटी कम होती है तो हमारे रिटर्न जो है थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, राइट? सो अगर मार्केट में अभी वॉलेटिलिटी कम है तो लोगों का, इन्वेस्टर्स का रिटर्न ऑब्वियसली ज्यादा होता है एट दिस पॉइंट इन टाइम। सो वॉलेटिलिटी को मेजर करने के लिए एक इंडेक्स है जिसको हम बोलते हैं इंडिया VIX। ओके, तो मैंने आपको स्क्रीन पे मैं वही दिखा रही हूँ कि अगर हम वो इंडेक्स को निफ्टी के साथ कंपेयर करें फ्रॉम 2010 टू 2020, एज यू कैन सी 2000 इट्स क्वाइट एविडेंट 2008-9 में वॉलेटिलिटी ज्यादा थी, एंड दैट्स वेयर यू सी दैट दैट द टू लाइंस आर जॉइनिंग। फिर वॉलेटिलिटी 2014 में थी, फिर 2020 में थी, एंड 2016 और 18 के बीच में वॉलेटिलिटी काफी कम थी। दैट वाज द टाइम जब हाई रिटर्न्स दिए गए थे इन्वेस्टर्स को। सो इन्वेस्टर्स मेड गुड रिटर्न्स बिटवीन 2016 एंड 2018 एज यू कैन सी। लेकिन जब ये दो लाइंस मर्ज करती हैं, इट टेल्स यू कि वॉलेटिलिटी कितना ज्यादा था। सो 2008 से लेके 2014 तक एक्चुअली काफी वॉलेटिलिटी थी, एज यू कैन सी। 2020 में काफी वॉलेटिलिटी थी, लेकिन बीच में जो है वो वाज अ गुड फेज। ओके, सो ग्रेट। So now let's understand कि what are some of those common investor mistakes. अब volatility times है, हमें पता है कि market volatile, तो हम as investors क्या mistakes कर सकते हैं? मुझे लगता है कि ये आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें पता रहता है कि हम क्या mistakes कर सकते हैं तो हम उन mistakes को avoid कर सकते हैं, right? So it's very important that we understand what are some of those mistakes that we make. तो सबसे पहली मिस्टेक एज एन इन्वेस्टर, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? देखिए, एज एन इन्वेस्टर हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि हम मार्केट्स को बीट कर पाए। करेक्ट, वी वांट टू बीट द मार्केट्स, वी वांट टू गेट ग्रेट रिटर्न्स। हम चाहते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा करे, बट कम टू लुक एट इट, हम फिर भी हमेशा कुछ ना कुछ गलतियां करते ही रहते हैं, राइट? हम बिकॉज वी वांट टू जनरेट दोज एक्स्ट्रा रिटर्न्स, हम चाहते हैं कि हम अंडरलाइन बेंचमार्क को बीट करें, तो हम कुछ ना कुछ गलतियां करते ही हैं। Despite everything, we are still lagging behind. There's a beautiful proverb, and the proverb says कि the house always wins. यहाँ पे like the market always wins, right? So let's understand कि think about it. हम सब multi bagger stories के बारे में जानते हैं, हम सब जानते हैं कि सुना बहुत है कि अगर आपने 1 लाख रुपया डाला होता, 15-20 साल बाद आप करोड़पति हो गए होते, and all of that, right? हम सब ने सुनी है ऐसी stories.
But I want to ask all of you, how many of you actually know of people? आप में से ऐसे कितने लोग ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने ऐसे मल्टी बैगर रिटर्न्स क्रिएट किए हैं? वेरी फ्यू, शायद बहुत कम, या मे बी नो, राइट? आई डोंट थिंक हम में से ऐसे बहुत लोगों को, इन्वेस्टर्स को जानते हैं जिन्होंने ऐसे मल्टी बैगर रिटर्न्स क्रिएट किए हैं। तो हम ऐसे लोगों से क्यों नहीं मिलते हैं? हम ऐसे लोगों से इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि वो बहुत सारी, एज इन्वेस्टर्स हम बहुत गलतियां करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फ्यू मिस्टेक्स। एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस बायस। अभी ओवर कॉन्फिडेंस बायस क्या होता है? ओवर कॉन्फिडेंस बायस ये होता है कि मुझे लगता है कि मेरा पोर्टफोलियो इनविंसिबल है, मैंने जो है सबसे अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट किया है, ये कभी बुरा नहीं कर सकता। दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस बायस, एंड आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स टू प्रूव इट, राइट? हम अपनी स्किल्स को हमेशा ओवर एस्टिमेट करते हैं। आई एम श्योर यू गाइस एग्री विद मी ऑन दिस। सो फॉर एग्जांपल, एक सर्वे कंडक्ट किया गया था जिसमें 73% रिस्पॉन्डेंट्स ने बोला था कि वो जो है एक एवरेज ड्राइवर के कंपैरिजन में बेटर ड्राइवर है। ओके, अब कोई इंसान, यू नो, हाउ डू यू मेजर? कोई यार्ड स्टिक है उसके लिए? ऑब्वियसली नॉट, देयर इज नो यार्ड स्टिक टू कंक्लूड दिस। लेकिन ये एक परसेप्शन है, मतलब लोगों का परसेप्शन रहता है इन देयर हेड कि दे आर बेटर, राइट? अगर हम इसको इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर करें, लेट मी टेल यू माय जर्नी, राइट? एट द एंड ऑफ 2008 जब मैंने मैं स्टॉक्स की जो इन्वेस्टमेंट जर्नी थी जब शुरू हुई थी, म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्टेड लिटिल अर्लियर, लेकिन मैं स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्टेड अराउंड द एंड ऑफ 2008। ओके, और मेरा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा किया था। ऑब्वियसली एंड ऑफ 2008 लाइक मार्केट्स नीचे थे, ऑब्वियसली जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं दैट पॉइंट आपका पोर्टफोलियो अच्छा ही करेगा, राइट? मेरे पोर्टफोलियो ने इतने अच्छे रिटर्न्स दिए थे, मच बेटर देन माय म्यूचुअल फंड स्कीम्स, और मुझे फीलिंग थी कि आई एम लाइक द बेस्ट। शायद फंड मैनेजर्स भी मुझसे अच्छे रिटर्न्स नहीं क्रिएट कर सकते। आई गॉट सच अमेजिंग रिटर्न्स। लेकिन 2011 मार्केट क्रैश हुआ, एंड दैट वाज अ टाइम जब मेरे पोर्टफोलियो ने मैसिव लॉसेस देखे, राइट? एंड दैट इज व्हेन आई अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ नॉट बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट। क्योंकि जब हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, राइट, दैट इज द टाइम वी मेक सम ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स। शायद मैं अगर अपना पोर्टफोलियो थोड़ा रीशफल कर लेती, शायद मैं थोड़ा रीबैलेंस कर लेती, थोड़े अदर असेट क्लासेस में डाल देती, बट मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट थी कि मैंने वो सब नहीं किया। और जनरली ओवर कॉन्फिडेंस कब आता है? जैसे आज के टाइम में ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने 2 साल पहले अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया है ना, उनमें ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बुलिश मार्केट देखी है, उन्होंने सिर्फ अच्छा टाइम देखा है, विच मीन्स उनके पोर्टफोलियो ने शायद कभी लोज देखे ही नहीं है एट दिस पॉइंट इन टाइम। और अगर आप बुल मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो शुरू करते हैं तो लॉट ऑफ टाइम्स इन्वेस्टर्स को ये ओवर कॉन्फिडेंस बायस होता है। सो नाउ द क्वेश्चन इज, ओवर कॉन्फिडेंस बायस को आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये बायसेस को ओवरकम करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये हमारे दिमाग में ट्यून्ड रहते हैं, राइट? तो इसको ओवरकम करने के लिए आई थिंक यू हैव टू बी मोर सेल्फ अवेयर। यू जस्ट हैव टू नो कि आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं। बेसिक स्ट्रैटेजीज जो मैं आपको अभी समझाने वाली हूँ, आपको हमेशा, अगर आप वो बेसिक स्ट्रैटेजीज फॉलो करेंगे, ट्रस्ट मी, टू अ लार्ज एक्सटेंट आपका पोर्टफोलियो स्टेबल रहेगा। और हम सबको स्टेबिलिटी देखनी चाहिए, बहुत ज्यादा रिटर्न्स की जरूरत नहीं है, राइट? तो इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस बायस आप सिर्फ तभी ओवरकम कर सकते हैं बाय टेलिंग योरसेल्फ कि ऐसे जरूरी नहीं है कि जो आपने किया है वो बेस्ट है, राइट? द मोमेंट यू हैव दैट सेल्फ रियलाइजेशन, शायद ही ओवर कॉन्फिडेंस बायस आप ओवरकम कर पाएंगे। ओके, द नेक्स्ट बायस इज संक कॉस्ट फैलेसी। अब ये संक कॉस्ट फैलेसी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो बहुत इन्वेस्टर्स करते हैं। संक कॉस्ट बायस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने जो है, सम कॉस्ट का मतलब होता है कि ऐसी कॉस्ट जो आप ऑलरेडी इनकर कर चुके हैं, ठीक है? तो ऐसा कोई कॉस्ट जो आप ऑलरेडी इनकर कर चुके हैं, जो ऑलरेडी जिसके लिए आप पे कर चुके हैं, उसको हम सम कॉस्ट बोलते हैं, कि मतलब संक हो गई है वो कॉस्ट, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि आपने एक एंडाउमेंट प्लान या एक मनी बैक पॉलिसी खरीदी, इंश्योरेंस पॉलिसी, लेकिन अब आपको पता चला है कि टर्म इंश्योरेंस बेटर है और मनी बैक और एंडाउमेंट प्लान में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, एज एन एग्जाम्पल, राइट? आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, डोंट टेक इट एज अ रिकमेंडेशन। अब मान लीजिए आपने अपनी एंडाउमेंट प्लान के लिए, मनी बैक के लिए ऑलरेडी आप कुछ प्रीमियम दे चुके हैं। लॉजिकली स्पीकिंग, अगर आपको लगता है कि टर्म प्लान बेटर है, आपको अपना एंडाउमेंट पॉलिसी बंद कर देनी चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है एज एन इन्वेस्टर, अब मैं ऑलरेडी इतना पैसा दे चुका हूँ, और जब आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी क्लोज करते हैं ना मनी बैक उसमें, तो जो आपको उतना पैसा वापस नहीं मिलता है, तो देन यू विल फील कि अब एनीवे पैसा और जाएगा, तो लेट मी जस्ट कंटिन्यू, तो यू विल कंटिन्यू टू पे द प्रीमियम्स, भले आपको पता है कि वो सही नहीं है। इसको हम सम कॉस्ट फैलेसी बोलते हैं। बल्कि अगर आपने वो स्टॉप कर दी होती पॉलिसी, और वो पैसा जो आप प्रीमियम के रूप में दे रहे थे उसको आप कहीं और इन्वेस्ट करते, शायद आप बेटर अपॉर्चुनिटीज
क्रिएट कर सकते थे, बेटर रिटर्न्स क्रिएट कर सकते थे, वो जो लॉसेस हुए थे प्रीवियस टाइम से वो भी ओवरकम कर सकते थे। लेकिन क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं ऑलरेडी प्रीमियम दे चुका हूं तो लेट मी जस्ट कंटिन्यू पेइंग, उसको हम संक कॉस्ट फैलेसी बोलते हैं कि हम उस गड्ढे में ना धंसे जाते हैं, वी जस्ट कंटिन्यू टू गो इनसाइड द यू नो दैट द होल दैट वी डग फॉर आवरसेल्व्स। तो इसीलिए लेट मी गिव यू माय एग्जांपल। तो संक कॉस्ट फैलेसी के मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। आई रिमेंबर बाइंग सम वेरी गुड स्टॉक्स इन 2008 मार्केट क्रैश, राइट? तो जैसे मैंने कोटक बैंक 500-600 लेवल्स पे खरीदा था, इन्फोसिस खरीदा था, आईसीआईसीआई खरीदा था एंड सो ऑन। एक जो स्टॉक मैंने खरीदा वो था रिलायंस कम्युनिकेशन, आरकॉम, राइट? आई एम श्योर ऑल ऑफ अस नो अबाउट आरकॉम। आरकॉम का प्राइस जब गिरने भी लगा, राइट, तब मुझे लगा आई कंटिन्यू टू बाय दैट स्टॉक। मुझे लगा कि मुझे एवरेज आउट करना है। हमें लगता है कि वी नीड टू एवरेज आउट आवर पोजीशंस, राइट? अब कम हो गया है तो और खरीद लो, इंस्टेड ऑफ इंस्टेड ऑफ एक्चुअली जस्ट टेकिंग अ लॉजिकल कॉल कि शायद ये स्टॉक अच्छा नहीं करेगा, लेट मी सेल इट एंड कट माय लॉसेस। हम और खरीदते हैं इन द प्रोसेस कि मुझे शायद एवरेज आउट करना पड़ेगा। बहुत लोग ऐसे एवरेजिंग आउट की वजह से बहुत पैसा गवाते हैं, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर हमने गलती की है तो गलती को कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। एट सम पॉइंट यू कैन कट योर लॉसेस, ओके? और ये एक बहुत बहुत कॉमन इन्वेस्टर मिस्टेक है जो बहुत लोग करते हैं, ओके? These days I see a lot of people buying like yes bank stocks for example, और वो वेट करते रहते हैं, वो हर करेक्शन में खरीदते रहते हैं विद एन अजम्पशन कि जब इसका प्राइस ऊपर होगा I'll sell it and all of that. But I just feel कि अगर आप कन्विंस्ड है तो इट्स फाइन, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक अच्छा नहीं है तो उसमें एवरेजिंग आउट करने की वजह से और मत इन्वेस्ट करिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभिजीत, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि बारी बारी मत डालिए। आई विल आंसर योर क्वेश्चन आफ्टर वी फिनिश द डिस्कशन, ओके? Okay, so it's important that we admit our mistakes, cut our losses and move on, okay? जो तीसरा इन्वेस्टर कॉमन इन्वेस्टर मिस्टेक वो है सोशल प्रूफ बायस। ओके, सोशल प्रूफ बायस क्या होता है? ये बेसिकली बोलता है कि हम वो करते हैं जो पूरी दुनिया कर रही है, ठीक है? हमें लगता है कि हमें फोमो हो जाते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि अगर सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शायद ये बहुत अच्छा है तो मुझे भी इन्वेस्ट करना चाहिए, right? We end up buying a lot of stocks because of this social proof bias. So for example, जो latest trends होते हैं, जो latest fads होते हैं इन्वेस्टमेंट में, वो social proof bias होते हैं। एंड a lot of times as investors हमें लगता है कि शायद मुझसे ज्यादा नॉलेज उसको है, तो अगर वो खरीद रहा है तो मैं भी खरीद लेता हूँ, राइट? फॉर एग्जाम्पल आई सीन लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स जो बहुत आईपीओज में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत पैसा उन्हें गवाया है शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। आज का सिनारियो अगर हम देखें तो क्रिप्टो करेंसी इज द लेटेस्ट फैड, राइट? आई जस्ट फील कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है, राइट, व्हाट इज इट दैट यू शुड अवॉइड? प्ले बाय योर स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू प्ले बाय योर स्ट्रेंथ। ऐसे किसी एरिया में मत इन्वेस्ट करिए जहाँ आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, जहाँ आपको खुद नॉलेज नहीं है, ओके? अगर आपको नॉलेज नहीं है ना तो आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगर आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना तो ट्रस्ट मी, यू विल नेवर बी एबल टू फील अकम्प्लिश्ड एज एन इन्वेस्टर। अगर आपको लगता है कि कुछ अट्रैक्टिव है, ठीक है, तो सबसे पहले उसको समझिए, उसके ऊपर रिसर्च करिए, उसके ऊपर पढ़िए, और अगर आप कन्विंस्ड हैं तब उसमें इन्वेस्ट करिए। इसलिए मत इन्वेस्ट करिए कि पूरी दुनिया इन्वेस्ट कर रही है, बिकॉज इट्स पॉसिबल दैट पीपल आर जस्ट मेकिंग इम्पल्सिव डिसीजंस और आपको इम्पल्सिव डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, राइट? सो प्लीज रिमेंबर कि दुनिया के बेसिस पे इन्वेस्ट मत करिए, रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पे इन्वेस्ट करिए, ओके? What are some of the other key mistakes that a lot of us make? तो ये तो कुछ biases हो गए, but there are a lot of other mistakes. एक mistake होती है कि हम चाहते हैं कि हमें extra normal returns मिल जाए in the short term, right? तो for example, मान लीजिए last year market में double digit return दिया, okay? और हम फिर उसकी वजह से unrealistic expectation set हो जाती है और हमें लगता है कि अब जो है मुझे इसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हम वो unrealistic expectations जो है set कर लेते हैं in the short term, जो सही नहीं है। Equity investing is always for long term, right? और I'm going to talk about it as we move forward. But what you have to understand is कि short term में extra normal returns की expectation करना बहुत गलत है। Next is failing to build a safety net. हम सब जो है invest करते रहते हैं, right? हमें I've seen so many people जो सिर्फ equities में invest करते हैं, लेकिन एक सेफ्टी नेट भी होनी चाहिए। सेफ्टी नेट क्या होता है? जैसे हम इमरजेंसी फंड जो हम बोलते हैं, राइट, वो इमरजेंसी फंड होना भी बहुत जरूरी है। और विदाउट अ सेफ्टी नेट यू कैन एक्चुअली फॉल इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल। आई थिंक कोविड ने अगर हमें एक चीज सिखाई है
तो वो ये है कि हमारा इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है। यस, तो हमारे सेफ्टी नेट के लिए दिस अ वेरी सिंपल रूल दैट यू कैन फॉलो, जिसको हम बोलते हैं 12-20-80 रूल, राइट? तो 12-20-80 रूल क्या होता है? 12-20-80 रूल बेसिकली टेल्स अस कि हमारा जो 12 मंथ्स ऑफ एक्सपेंसेस है वो डेट में होना चाहिए। सो फिक्स्ड डिपॉजिट्स, डेट, म्यूचुअल फंड्स, एनी ऑफ दैट, 12 months of our expenses, that is our safety net. 20% of our portfolio should be in gold, which means 20% of जो मेरा टोटल पोर्टफोलियो है वो गोल्ड में होना चाहिए, और 80% ऑफ माई पोर्टफोलियो कुड गो इनटू इक्विटी। इसको हम बोलते हैं 12-20-80 रूल। और ये रूल बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हमारा सेफ्टी नेट इज टेकन केयर ऑफ, और गोल्ड और इक्विटी इन्वेस्टिंग की वजह से मेरा वो बैलेंस आउट हो जाता है पोर्टफोलियो, बिकॉज दे आर नेगेटिवली कोरिलेटेड एज असेट क्लासेस, जो हम अभी आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो बिल्डिंग अ सेफ्टी नेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग विदाउट अ प्लान। ये लोग जो जो इन्वेस्टर्स जो रैंडम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ना, वो गलत है। हमेशा जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, you have to do your investments with a plan in place. Have your financial goals, and based on your financial goals, you decide which asset class you want to invest in. बिना प्लान के अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो यू आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट्स बहुत रैंडम होंगी, बहुत अनस्ट्रक्चर्ड होंगी, right? So when I say plan, have a good financial plan in place. So put your financial goals in place. So you could say retirement, buying a car, buying a house, children's education, so on. Those are your financial goals. कितने साल में अचीव करने हो फाइनेंशियल गोल्स, देन बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिसाइड योर असेट क्लासेस। आपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए आप डेट इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, मीडियम टर्म के लिए आप हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म 2 से 3 साल, मीडियम टर्म 3 से 5 साल या 6 साल, और 6 years and above is long term, which is equity. लेकिन investing with a plan is very very important. इस पूरे जस्ट टू हाउ टू क्रिएट अ फाइनेंशियल प्लान के ऊपर भी हमने मास्टर क्लास की है। तो दोज ऑफ यू हु नॉट अटेंडेड दैट, आप वापस ग्रो के म्यूचुअल फंड चैनल, ग्रो के चैनल पे जाके यू कैन चेक आउट दैट मास्टर क्लास एज वेल। ओके, नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग एक्सपोजर टू स्मॉल एंड मिड कैप्स। ओके, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज अगर मान लीजिए पिछले 1 साल में स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स ने बहुत अच्छा किया है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो अपना जो है लार्ज कैप से, अपने स्टेबल पोर्टफोलियो से पैसा निकाल के स्मॉल मिड कैप्स में डाल देते हैं। ये एक बहुत शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है, हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए, राइट? सो वी शुड नॉट लुक एट जस्ट 1 or 2 years रिटर्न्स एंड डिसाइड कि हमें कौन से टाइप्स ऑफ स्टॉक्स या फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के बेसिस पे कभी भी मत डिसाइड करिए कि इस फंड में या इस स्टॉक में पैसा डालना है या नहीं डालना है। कम से कम 7-8 साल का परफॉर्मेंस होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए रिटर्न्स में, विच मीन्स अगर आप किसी एक फंड का या एक स्टॉक का रिटर्न्स देख रहे हैं, तो 7-8 साल में अगर उसने 5 या 6 साल भी अच्छे रिटर्न्स दिए, देन दैट मीन्स वो फंड या वो स्टॉक काफी कंसिस्टेंट है। तो सिर्फ स्मॉल या मिड कैप में अपना एक्सपोजर बढ़ाना क्योंकि इन्होंने रीसेंट पास्ट में अच्छा किया है इज नॉट अ ग्रेट आइडिया। ओके, एंड सो अगेन इन्वेस्टिंग बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस, सेम थिंग, राइट? कि शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं डिसाइड कर सकते। देन ऑफ कोर्स लॉस अवर्जन। लॉस अवर्जन एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी या कॉन्सेप्ट है जो ये बोलता है कि जब हमें लॉस होता है, राइट, तो वी होल्ड ऑन टू आवर लॉसेस, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो लॉस जब रिकवर हो जाएगा तब जो है हम विल मेक आवर मनी एंड देन एग्जिट। तो फॉर एग्जांपल लॉस अवर्जन की वजह से इन्वेस्टर्स बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं। सो फॉर एग्जांपल बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपनी एसआईपीज रोक देते हैं। स्टॉपिंग एसआईपी इज, आई वुड से, अ ब्लंडर। ओके, क्योंकि एसआईपीज एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत अच्छा टूल है हमारा पोर्टफोलियो क्रिएट करने का। हम थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके अपना जो पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, अगर हम वो एसआईपी स्टॉप कर देते हैं, सो देन यू कुड जो आपका वो डिसिप्लिन, जो स्ट्रक्चर रहता है इन्वेस्टमेंट्स में, वो नहीं आ पाता है। अगर हम ओवर कॉशियस हो रहे हैं कि हाई वैल्यूएशंस हैं, तो इन्वेस्टर्स ओवर कॉशियस होकर अपना रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स रोक देते हैं। बट प्लीज रिमेंबर, जब मार्केट्स नीचे जाती हैं तो एसआईपी में आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, जब मार्केट्स ऊपर जाते हैं तो थोड़े कम यूनिट्स मिलते हैं, तो आपको एवरेज आउट यूनिट्स मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसआईपीज। तो कभी भी अगर आपका एसआईपीज चल रहा है, उसको नहीं रोकना चाहिए। ओके, स्विचिंग टू डेट फ्रॉम इक्विटी। तो आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, आप उसको डेट में शिफ्ट कर रहे हैं, सो बेसिकली बुकिंग योर प्रॉफिट्स में भी, राइट? नाउ दिस इज व्हेन यू शुड डू दैट। इन्वेस्टर्स को जो है अनकैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेना चाहिए, राइट? एंड ब्लाइंडली अपना पोर्टफोलियो रिबैलेंस नहीं करना चाहिए। फंडामेंटल रीजन है
तो शिफ्ट करिए। लेकिन सिर्फ रैंडमली कि यू शुड टेक आउट योर मनी फ्रॉम इक्विटी जब आपका फाइनेंशियल गोल अचीव होने वाला है. If your financial goal is going to be achieved, that is when you should take out your money from equity, not otherwise. Next is selling good funds on pretext of profit booking. क्योंकि हम डर जाते हैं कि अब अच्छा रिटर्न मिल गया है, लेकिन अब मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, शायद अब नीचे ना गिर जाए इसके बाद. लेकिन what if that stock or fund has the potential to give you better returns? तो हम जो जल्दी अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं वो भी कैन एक्चुअली ईट इनटू योर रिटर्न्स के शायद आपका पोर्टफोलियो का पोटेंशियल था टू गिव यू बेटर रिटर्न्स, राइट? तो इसीलिए सिर्फ बहुत बहुत टाइम आई सीन बहुत सारे इन्वेस्टर्स बहुत अच्छे फंड्स को बेच देते हैं क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग करना होता है, लेकिन अगर वो इतना अच्छा फंड है तो उसको अगर आप लंबे समय के लिए रखेंगे तो आपको और रिटर्न्स मिल सकते हैं, राइट? तो वो लॉजिकल डिसीजंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड देन होल्डिंग ऑन टू बैड एप्पल्स. हम अच्छे फंड्स तो बेच देते हैं और जो बुरे फंड्स होते हैं उसको पकड़ के रखते हैं, या बुरे स्टॉक्स होते हैं उसको पकड़ के रखते हैं कि हमें क्या लगता है कि अभी बुरा कर रहा है, जब अच्छा करेगा तब बेच दूंगा. तो हम बुरे स्टॉक्स को हमेशा भी कीप होल्डिंग ऑन टू देम, राइट? सो आई थिंक वो जो लॉस अवर्जन है, राइट, कि यू कीप होल्डिंग ऑन टू द बैड एप्पल्स इज नॉट अ ग्रेट आइडिया. ओके, एंड देन ऑफ कोर्स मिसप्लेस्ड मेंटल अकाउंटिंग. अभी मेंटल अकाउंटिंग क्या होता है? So what happens is हम अपने फाइनेंशियल गोल सेट करते हैं, रिटायरमेंट हो गया, चिल्ड्रंस एजुकेशन, बाइंग अ हाउस एंड सो ऑन. तो हमारे जो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल्स होते हैं ना रिटायरमेंट में, उनके लिए हम सेफ प्ले करते हैं. उनके लिए हम बोलते हैं अरे मैं अपना पैसा एफडी में या डेट में डालता हूँ. और मान लीजिए आपको वेकेशन में जाना है 1 साल के लिए, उसके लिए आप रिस्क ले सकते हैं. तो वो शॉर्ट टर्म का जो गोल है उसके लिए आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं. लेकिन जो आपकी जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं जैसे रिटायरमेंट हो गया, चिल्ड्रंस एजुकेशन, उसके लिए जो है आप सेफ्टी नेट देखते हैं. एंड आइडियली इट शुड बी द कंप्लीट ऑपोजिट. क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, जो आपके रिटायरमेंट, चिल्ड्रंस एजुकेशन सारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, उसके लिए लॉजिकली आपको इक्विटी में डालना चाहिए. और आपको शॉर्ट टर्म गोल है, वेकेशन आपको 1 या 2 साल के अंदर जाना है, तो वो शॉर्ट टर्म गोल है, उसके लिए हम फिक्स डिपॉजिट डेट में डाल सकते हैं. लेकिन उसके लिए हम रिस्क, हमें लगता है रिस्क ले लेते हैं, राइट? तो वी गो विद दैट. सो मेंटल अकाउंटिंग इज वेरी मिसप्लेस्ड इन दिस होल प्रोसेस. तो हमेशा एक वी शुड बी एबल टू फॉलो दैट स्ट्रैटेजी कि लॉन्ग टर्म के लिए हम इक्विटी में डालेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए हम डेट में डालेंगे, राइट? एंड ऑटोमेटिकली आपका वो जो रिस्क है उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है. ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारा, सो दीज आर सम ऑफ द मिस्टेक्स, राइट? तो हमने ये देखा कि हमारे मिस्टेक्स क्या होते हैं. हमने ओवर कॉन्फिडेंस बायस, सunk cost fallacy, सोशल प्रूफ, ये सब डिस्कस किया. की मिस्टेक्स टू अवॉइड भी डिस्कस किया. अब देखते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज क्या होना चाहिए. तो इन मार्केट्स लाइक दीज, जब मार्केट्स वॉलेटाइल हैं, व्हाट शुड बी आवर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज? ओके, सो टू स्टार्ट विद, डोंट लूज साइट ऑफ द लॉन्ग टर्म. मैं हमेशा बोलती हूँ कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने से आप एक सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपने लिए डिजाइन कर रहे हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म इज इवेंचुअली हमें जो है अच्छे रिटर्न देता है. एंड आई विल टॉक लिटिल बिट अबाउट इट, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल बिहेवियरल फाइनेंस में सिंपली हम नोटिस करते हैं कि वॉलेटिलिटी जो है ज़्यादा होती है जब मार्केट्स गिरती हैं, राइट? सो बेसिकली व्हेन वी नोटिस द वॉलेटिलिटी, हम ये वॉलेटिलिटी को नोटिस कब करते हैं ज़्यादा? जब मार्केट्स गिरती हैं. जब मार्केट्स ऊपर आ रही होती हैं हम वॉलेटिलिटी को उतना नोटिस नहीं करते हैं, क्योंकि जब मार्केट नीचे गिरती है तो हमारा जो इमोशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ लूजिंग मनी. तो अगर आप देख लीजिए, मान लीजिए आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया, अगर आपका 100 रुपया 120 हो गया तो आपको खुशी होगी. लेकिन अगर आपका 100 रुपया 80 रुपया होगा तो जो आपको दुख होगा वो 120, वो 20% रिटर्न से बहुत ज्यादा होगा. सो विच मीन्स जब हमें लॉसेस होते हैं तो हमें जो दुख होता है, अनहैप्पीनेस होती है, दैट इज मोर देन द हैप्पीनेस दैट वी गेट व्हेन वी गेट प्रॉफिट्स. ओके, तो इसीलिए हम वॉलेटिलिटी को ज्यादा रियलाइज तब करते हैं जब मार्केट्स नीचे जा रही होती हैं. सो देन what happens is you know, so obviously हमें क्या लगता है कि मार्केट्स गिर रही हैं, you know, it's very easy to lose sight of the final goal. हम वो गोल का साइट ही छोड़ देते हैं जब हम देखते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है. सो आई वुड से मैं जो स्ट्रैटेजीज फॉलो करती हूँ टू स्टे फोकस फॉर लॉन्ग टर्म, एक तो मैं अपना पोर्टफोलियो उतना रेगुलरली चेक ही नहीं करती, राइट? क्योंकि मुझे लगता है आप जितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो को चेक करेंगे उतना ज्यादा जो है आपको स्ट्रेस होगा, करेक्ट? तो इसीलिए उतना ज्यादा चेक ही मत करिए. चेक योर पोर्टफोलियो मे बी, you know, once in 2 weeks, once in a month, but
हर रोज हर हफ्ते चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दैट इंक्रीजेस योर स्ट्रेस। तो आप अगर इतना चेक करेंगे, आप वॉलेटिलिटी देखेंगे तो आप एक्शन लेंगे, तो आप चेक ही मत करिए तो आपको एक्शन भी नहीं लेंगे, राइट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जब अनसर्टनिटी होती है, राइट, इक्विटी मार्केट्स हमेशा अनसर्टनिटी के साथ ही आते हैं। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि अनसर्टनिटी रहेगी आपके पोर्टफोलियो में, आपके इन्वेस्टमेंट्स में, राइट? हिस्ट्री ने ये प्रूव किया है कि जब मार्केट्स ऊपर गई हैं तो वो नीचे आएंगी, और जब नीचे रहती हैं तो ऊपर जाएंगी। देयर इज नो डिनाइंग दैट। इट इज ऑलवेज द लॉ ऑफ नेचर। द लॉ ऑफ नेचर सेज anything that goes up will come down, anything that is down will go up। तो वो ऊपर नीचे चलता ही रहेगा। एज एन इक्विटी इन्वेस्टर आपको जो है वो मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि ये ऐसा है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ओके, दैट्स वन। और अगर हम मार्केट्स की बात करें, इफ यू आर टॉकिंग लॉजिक, इफ यू आर टॉकिंग नंबर्स, राइट, फ्लक्चुएशंस होते हैं, अनसेटलमेंट होता है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है, लेकिन अगर आप अपने गोल्स पे डटे रहेंगे और अगर आपने गोल्स के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करेंगे, देन यू डोंट हैव टू वरी। अगर मैं आपको 20 साल का पीरियड दिखाऊं तो आपकी स्क्रीन पे मैंने 2002 से लेके 2022 तक का सेंसेक्स का मैं आपको आई एम शोइंग यू द रिटर्न्स, राइट? मार्केट्स जो है दे रिकवर्ड फ्रॉम अ नेगेटिव 10,640। 2008 में आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन, नेगेटिव 10,640 से पॉजिटिव 7,818 इन 1 ईयर टाइम, विच मीन्स रिकवरी इमीडिएट हो गया था। लेकिन अगर आपने एज एन इन्वेस्टर 2008 में कुछ एक्शन लिया होता तो आपने काफी पैसा गवाया होता। अगर आप वही 1 साल वेट कर लेते, देन लुक एट द रिटर्न्स, राइट? तो वो पेशेंस होना कि अगर नीचे है तो ऊपर जाएगा, यू जस्ट नीड टू हैव दैट पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर आपका 2008 में गोल अचीव हो रहा है और आपको इस साल में पैसा निकालना है, तो आपको क्या करना चाहिए, आई एम गोइंग टू टेल यू। बट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि अगर आपका गोल अचीव नहीं हो रहा है इस साल में, आपके गोल के लिए टाइम है, देन डोंट गेट इम्पल्सिव अबाउट योर डिसीजन, क्योंकि आपने जो डिसीजन लिया है वो एक लॉजिक के ऊपर लिया है, तो वो स्टिक टू दैट लॉजिक। ओके, तो लॉन्ग टर्म में एज यू कैन सी आपका वो रिटर्न्स आ जाएगा। यू जस्ट हैव टू हैव द पेशेंस। एंड अगर मैं आपको ये दिखाऊं, बेसिकली आई एम गोइंग टू शो यू सेंसेक्स रिटर्न 2002 से 2021-22 तक, वही 20 साल का अगर हम डेटा लें, अगर आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया होता और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया, तो विच मीन आपने 2002 में इन्वेस्ट किया, बोला कि मैं 20 साल के लिए पैसा रखने वाला हूँ, तो 100 रुपए का वैल्यू क्या होता इन टूडेज टाइम? दैट 100 रुपीज would have become close to 1700 rupees, right? Actually, yeah, so it is about 1690 as of today. So what I'm trying to tell you is कि आपका पैसा बढ़ रहा है, राइट? और बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। 100 रुपया अगर 1700 हो रहा है 20 साल में, दैट इज अमेजिंग रिटर्न्स। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि staying invested for long term as a retail investor is a very important part of building your portfolio. सेंसेक्स जो है 2002 में 3,377 पॉइंट्स पे था, और 29 अप्रैल जिस 2 दिन पहले 57,060 पे था, विच इज द काइंड ऑफ रिटर्न्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। 3,000 से 57,000 इन 20 ईयर्स। ओके, तो इसीलिए कभी भी लॉन्ग टर्म का साइट मत छोड़िए। अपने इन्वेस्टमेंट पे जो लॉजिक लगाया है, स्टिक टू दैट लॉजिक एंड ट्रस्ट योर लॉजिक दैट यू हैव अप्लाइड। ओके, नेक्स्ट इज हैंडलिंग। सो नेक्स्ट बेसिकली इज कि हमारे अलग अलग अगर हम असेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं जिनका नेगेटिव कोरिलेशन है, दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। विच मीन्स हम ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में, ऐसे असेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो नेगेटिवली कोरिलेटेड है। विच मीन्स अगर एक अच्छा कर रहा है तो दूसरा अच्छा नहीं कर रहा है, दूसरा अच्छा कर रहा है तो पहले वाला अच्छा नहीं कर रहा है, तो बेसिकली आपका पोर्टफोलियो बैलेंस आउट हो जाता है। अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल इज इक्विटी एंड गोल्ड। इक्विटी और गोल्ड जो है नेगेटिवली कोरिलेटेड है, राइट? 2008 हमने क्लासिक एग्जाम्पल था। 2008 में जब इक्विटी मार्केट्स ने नेगेटिव 50% रिटर्न दिया था, उस एक साल में गोल्ड ने प्लस 25% रिटर्न दिया था। तो ये दोनों असेट क्लासेस नेगेटिवली कोरिलेटेड हैं, और जब आप ऐसे नेगेटिवली कोरिलेटेड असेट क्लासेस में पैसा डालते हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से काम करती है, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो बहुत नेगेटिव में नहीं रहता है। ओके, सो विच इज वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हमेशा ऐसे नेगेटिव कोरिलेटेड वाले असेट क्लासेस में डालना चाहिए। तो डेट एंड इक्विटीज आर नेगेटिवली कोरिलेटेड, गोल्ड एंड इक्विटीज आर नेगेटिवली कोरिलेटेड एंड सो ऑन। अगर इफ आई जस्ट शो यू just one more thing, just 1 minute, yeah.
तो अगर मान लीजिए आपने सिर्फ इक्विटी में डाला होता वर्सेस एक पोर्टफोलियो में डाला होता ऑफ टू एसेट क्लासेस जो नेगेटिवली कोरिलेटेड है, व्हिच मींस गोल्ड और इक्विटी में, तो जो आप लाइट पिंक लाइन देख रहे हैं, दैट इज बेसिकली ऑल इक्विटी। ओके, और 2007 से 2020 का डेटा है। और जो आप डार्क पर्पल लाइन देख रहे हैं, दैट इज अगर आपने 70% पोर्टफोलियो में इक्विटी में डाला होता और 30% गोल्ड में डाला होता, तो आपका कैसे मूव करता है। तो इमेजिन अगर आपने एक पोर्टफोलियो में डाला है जो नेगेटिवली कोरिलेटेड, आपका रिस्क कम हो गया है लॉजिकली, और आपके रिटर्न्स भी बेटर हो गए। एज यू कैन सी, प्योर इक्विटी में 607 रुपया हुआ है, वो 100 रुपए का वैल्यू, लेकिन पोर्टफोलियो में 675 हुआ है, तो विच मीन्स आपको रिटर्न्स भी बेटर हो गया, रिस्क भी कम हो गया। एज एन इन्वेस्टर दैट इज व्हाट वी वांट, राइट। सो इसीलिए हमेशा एक पोर्टफोलियो बनाइए, सिर्फ इक्विटी में पैसा डालना इज नॉट लॉजिकल, राइट, क्योंकि इक्विटीज आर रिस्की और हमारे फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से वी हैव टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो। और हमेशा पोर्टफोलियो ऐसे बिल्ड करिए कि आप वो नेगेटिवली कोरिलेटेड एसेट क्लासेस में डाल के अपना रिस्क कम करें। एंड ट्रूली स्पीकिंग, ये मैंने खुद अपने पोर्टफोलियो में एक्सपीरियंस किया है कि रिस्क तो कम होता ही है, लेकिन रिटर्न्स हमेशा बेटर होते हैं। ओके, सो लुक एट इन्वेस्टिंग इन सच एसेट क्लासेस। Now let's understand the other thing. So one is diversification within asset class. तो अगर आप equity में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या अपना सारा पैसा आप सिर्फ लार्ज कैप में डालेंगे, सिर्फ मिड कैप में डालेंगे, सिर्फ सेक्टरल में डालेंगे? That's not the right strategy. Within a particular asset class also you have to diversify, which means आपको क्या करना है कि आपको अलग अलग फंड्स में या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करना है। तो अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो आप थोड़ा लार्ज कैप में डालेंगे, थोड़ा मिड कैप, थोड़ा मल्टी कैप्स, फ्लेक्सी कैप्स, आप एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। क्योंकि अगर एक असेट क्लास अच्छा नहीं कर रहा है, तो आई मीन एक फंड अच्छा नहीं कर रहा है, तो दूसरा फंड अच्छा करेगा, यू विल गेट अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। सो लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। 2020 में जो है मिड कैप्स फॉर द फ्रंट रनर्स, राइट, 23% रिटर्न दिए थे एज अगेंस्ट निफ्टी एट 16%, विच इज 2020 की हम बात कर रहे हैं। वाइल इन 2019 की बात करें तो स्मॉल कैप्स ने जो है नेगेटिव रिटर्न दिया था और निफ्टी ने तो पॉजिटिव रिटर्न दिया था 13.5%। एंड ऑफ कोर्स दैट वाज लेड बाय लार्ज कैप्स। अगर हम 2009 की बात करें तो 2009 में स्मॉल कैप्स ने फिनोमिनल रिटर्न्स दिए थे, लेकिन निफ्टी ऑब्वियसली डिडंट डू एज वेल। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि हर साल में ऐसा कोई एक मार्केट कैप अच्छा करेगा, दूसरा अच्छा नहीं करेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि 10 साल कंटिन्यूसली सिर्फ लार्ज कैप्स ही अच्छा कर रहे हैं। कुछ साल लार्ज कैप्स अच्छा करेंगे, कुछ साल मिड कैप्स, कुछ साल स्मॉल कैप्स। तो अगर आपने इनके कॉम्बिनेशन में डाला है, यू आर गेटिंग द बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स। ओके, तो इसीलिए विद इन एन एसेट क्लास अगर आप डाइवर्सिफाई करेंगे, दैट्स गोइंग टू वर्क वंडर्स फॉर यू। तो बेसिकली एक कोर पोर्टफोलियो होना चाहिए, एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो होना चाहिए। आपका जो कोर पोर्टफोलियो होता है, जो हमारा मेन पोर्टफोलियो, तो आपका 80% इक्विटी इन्वेस्टमेंट कोर पोर्टफोलियो में जाना चाहिए, विच इज कंप्राइजिंग ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप। और आपका जो सैटेलाइट पोर्टफोलियो, दैट कुड कंप्राइज ऑफ से सेक्टरल फंड्स, थीमेटिक फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स एंड सो ऑन। तो आप कोर पोर्टफोलियो डिजाइन करिए, सैटेलाइट पोर्टफोलियो डिजाइन करिए, और कोर पोर्टफोलियो में जो 80% आपका इन्वेस्टमेंट है इक्विटी, उसको अलग अलग कैटेगरीज ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट करिए। सिर्फ एक कैटेगरी में इन्वेस्ट मत करिए, सारा पैसा सिर्फ लार्ज कैप में या सारा फ्लेक्सी कैप में नहीं, थोड़ा थोड़ा यू स्प्लिट इट अप, एंड दैट स्ट्रैटेजी इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। ओके, नेक्स्ट इज गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। अभी गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग क्या होता है, राइट, मैंने क्या बोला था, हमारे गोल्स होने चाहिए और गोल्स के बेसिस पे यू हैव टू इन्वेस्ट। तो हमारे से रिटायरमेंट प्लान, चिल्ड्रंस एजुकेशन, ऑल दीज आर आर गोल्स, और इनके लिए हम इम्पल्सिव नहीं हो सकते, हम इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन गोल्स के लिए नहीं ले सकते। दीज गोल्स आर प्लान्ड गोल्स, राइट। तो इसलिए व्हाट यू हैव टू डू इज, कोई भी लॉन्ग टर्म गोल है, आई एम गेसिंग रिटायरमेंट, चिल्ड्रंस एजुकेशन, हम सब के लिए काफी लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। यू हैव टू हैव अ प्रॉपर प्लान इन प्लेस इन टर्म्स ऑफ आपको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है। एंड यू नो व्हाट आई एम आल्सो गोइंग टू टेल यू इज एक बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी। अगर मान लीजिए 2020 में आपका वो गोल अचीव हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली आप 2020 तक तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करते रहेंगे। मान लीजिए आप इक्विटी में 2010 से इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप सिर्फ इक्विटीज में इन्वेस्ट करें क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गोल है। 2017 से, विच मीन्स 2 या 3 साल बिफोर यू हैव टू अचीव दैट गोल, आप थोड़ा थोड़ा जो आपका उस पोर्टफोलियो में पैसा अक्यूमुलेट हुआ है, ग्रेजुअली डेट में शिफ्ट करते रहिए, विच मीन्स यू कैन फॉलो द एसटीपी रूट, जो मैं अभी आपको इनमें समझाने वाली हूँ। एसटीपी रूट से आप क्या कर सकते हैं, आप हर महीने यू कैन से कि मुझे 10,000
पैसा जो भी इक्विटी अपनी इक्विटी से डेट में शिफ्ट करना है। दैट स्ट्रैटेजी वर्क्स रियली वेल, क्योंकि इससे क्या होगा 2020 तक जब तक आप पहुंचेंगे और मान लीजिए 2020 में रिसेशन हो गया तब भी आपका पोर्टफोलियो को उतना इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि उन अपना काफी इक्विटी पोर्टफोलियो डेट में शिफ्ट कर लिया होगा। अगर आपने ये फॉलो नहीं किया, आपने पूरा इक्विटी में ही रखा और 2020 तक वेट किया, मान लीजिए 2020 में रिसेशन होता है, तो ट्रस्ट में आपने जो पैसा वो इन्वेस्ट किया था वो सारा यू एक्चुअली लूज आउट ऑन अ लॉट ऑफ रिटर्न्स। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जो बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स भी फॉलो करते हैं कि आप फाइनेंशियल गोल सेट करिए, लेकिन जब आपके फाइनेंशियल गोल सेट हो जाए उसके बाद उस साल तक वेट मत करिए सारा पैसा निकालने के लिए, उससे 2-3 साल पहले स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्ट शिफ्टिंग इनटू अ डेट फंड, जिससे कि आप अपना रिस्क कम कर रहे हैं और इफ यू आर अचीविंग अ गोल इन अ ईयर जब रिसेशन आ रहा है। ओके, तो ये गोल बेस्ड स्ट्रैटेजी हो गया। नाउ अडॉप्टिंग स्ट्रैटेजीज टू मिटिगेट वॉलेटिलिटी, एक होता है एसटीपी। एसटीपी मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी लगती है। मुझे एसआईपी और एसटीपी में बहुत फेवरेट वेज हैं ऑफ मैनेजिंग माय पर्सनल पोर्टफोलियो। लाइक आई सेड, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान्स जो है मार्केट वॉलेटिलिटी को मैनेज करता है। अब वॉलेटिलिटी इतनी है और आपको नहीं पता है कि गुड टाइम क्या है। मान लीजिए आपने आज इन्वेस्ट किया, मार्केट कल गिर गया, तो आपको एक दिन में इतना लॉस दिखेगा, राइट, एंड यू विल बी डिसअपॉइंटेड एज एन इन्वेस्टर। तो इसीलिए वॉलेटिलिटी को कम करने की हम सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का रूट ले सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक बिग चंक ऑफ मनी है जो आपको इन्वेस्ट करना है मार्केट में, तो व्हाट यू कैन डू इज आप वो सारा पैसा डेट फंड में डाल सकते हैं, क्योंकि यू आर नॉट श्योर कि अभी मार्केट कब अच्छा करेगी, शुड टाइम इट, व्हाट शुड आई डू, तो आप डेट फंड में डाल दीजिए और फिर आप क्या करिए, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप उसको इक्विटी में शिफ्ट करिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मान लीजिए आपको 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट करना है इक्विटी मार्केट में इन इक्विटी फंड, तो व्हाट यू कैन डू इज आप वो 1,00,000 रुपया एक लिक्विड फंड में डाल दीजिए और फिर आप बोलिए 10,000 रुपए हर महीने अगले 10 महीने के लिए इस डेट फंड से इक्विटी फंड में शिफ्ट होना चाहिए। तो वो जो मार्केट वॉलेटिलिटी है दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। और ऑब्वियसली हम एसआईपीज में भी मार्केट वॉलेटिलिटी को ही मैनेज कर रहे हैं। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डाल रहे हैं, तो मार्केट नीचे है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिल जाएंगे, मार्केट ऊपर है तो आपको कम यूनिट्स मिलेंगे, तो आपको वो एवरेजिंग आउट हो जाएगा। एसटीपी से सिमिलर रूट, लेकिन एसटीपी लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, एसआईपी तो आपको पता ही है। एसटीपी जो है लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए, तो अगर आप एक साथ इतना सारा पैसा इक्विटी मार्केट में डालना चाहते हैं, then timing could help right in the long run. So what you can do, आप एसटीपी के तरीके से डाल सकते हैं। और फिर होता है स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी मेरा बहुत फेवरेट है। स्टेप अप एसआईपी बेसिकली बोलता है कि आप अपना स्लोली एंड ग्रेजुअली एसआईपी अमाउंट थोड़ा हर साल बढ़ाते रहिए एक पर्टिकुलर परसेंटेज से। मान लीजिए आपने आज 5,000 रुपए से एसआईपी शुरू किया, अगले साल आप 10% से बढ़ा दीजिए, विच मीन्स अगले साल आपका एसआईपी अमाउंट 5,500 रुपया हो गया हर महीना। स्टेप अप एसआईपी की वजह से यू विल सी it's an upgraded version of an SIP, and you will see कि इसमें you can actually create so much more wealth through step up SIPs। क्योंकि जब हम स्टेप अप SIP की बात करते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता, इट्स अ स्मॉल इंक्रीमेंट, 5,000 5,500 शायद हमारी पॉकेट को उतना इम्पैक्ट नहीं करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। ओके, सो ये दो बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज हैं दैट यू कैन अडॉप्ट टू मैनेज द वॉलेटिलिटी। सो जस्ट टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से कि देखिए, गलतियां हम सब करते हैं, वी आर ह्यूमंस राइट, एंड वी आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स एंड इट्स फाइन। लेकिन उन गलतियों से अब सीखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है एज एन इन्वेस्टर अगर हम दूसरों की गलती से सीख सकते हैं देन व्हाई नॉट, राइट। तो आई वुड से लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स। मैंने खुद गलतियां की हैं in managing my portfolio. I never claim कि I'm the best investor, लेकिन मैंने इतनी गलतियां की हैं कि today I understand कि वो गलतियां मुझे कैसे avoid करनी चाहिए, and I would truly help, I would truly expect कि आप सब उन गलतियों से सीखें, right? At the same time एक structure follow करिए, एक portfolio बनाइए, follow those simple strategies जो मैंने आपको बोले हैं, diversification within asset class, across asset classes, long term, SIPs, STPs, and trust me, अब भले मल्टी बैगर रिटर्न्स ना मिले, बट आई नो कि आप अपना फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर पाएंगे, आप डिसेंट रिटर्न्स बना पाएंगे, एंड यू विल बी हैप्पी एज एन इन्वेस्टर। आपको पीसफुल नींद जो है रात को मिल जाएगी। आई थिंक दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। यस,
So thank you so much and open to questions now. The आपके जो भी questions हैं, please feel free to ask and I'll be more than happy to answer those questions for you. Okay, so let's start. Okay, so first question, market नीचे जा रही है, how do I handle this? Okay, like we discussed, देखिए making money market में money बनाना is all about handling emotions. No matter what we say, हम बोलते हैं कि हम बहुत लॉजिकल हैं एज ह्यूमंस, हम बहुत लॉजिकल डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन हम इमोशनल डिसीजंस लेते हैं. अगर आप इक्विटी एलोकेशन की बात कर रहे हैं वाया म्यूचुअल फंड्स, इट मेक सेंस टू स्टे इन्वेस्टेड एंड स्टार्ट बाइंग इट एवरी डे. तो जब भी आपको लगता है मार्केट नीचे आई है, उस डिप पे आप थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर लीजिए. अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स खरीद रहे हैं, ऑब्वियसली बी कॉशियस ऑफ द फैक्ट इन टर्म्स ऑफ आप कैसे स्टॉक्स खरीद रहे हैं, राइट? टाइम्स लाइक दिस शायद वैल्यू स्टाइल टेंड्स टू स्टैंड आउट, राइट? at times like this, अभी ऐसा जो टाइम चल रहा है तो शायद वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग स्टैंड आउट. और you might end up losing in categories like small caps. तो आप इसलिए इस टाइम में शायद लार्ज कैप्स पे ज्यादा वेटेज दे सकते हैं. एंड थर्ड एंड आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज असेट एलोकेशन. सारा जो आपका हैविंग ऑल इक्विटी पोर्टफोलियो जो आपका वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ाता है, तो ऑब्वियसली आपको अलग अलग असेट क्लासेस में डालना चाहिए टू रिड्यूस दैट ओवरऑल रिस्क एंड वॉलेटिलिटी इन योर पोर्टफोलियो. Okay, so I hope that answers your question. Okay, next is share market और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या है. ओके, देखिए इक्विटी एक असेट क्लास है, जैसे फिक्स्ड इनकम एक असेट क्लास होती है, गोल्ड एक असेट क्लास होती है, रियल एस्टेट इज एन असेट क्लास, वैसे ही इक्विटी एक असेट क्लास है. और हम सब जानते हैं कि अगर हम इक्विटी में पैसे इन्वेस्ट करें तो इट हैज द पोटेंशियल टू गिव अस ग्रेट रिटर्न, राइट? शॉर्ट टर्म में भी, लॉन्ग टर्म में भी. शॉर्ट टर्म में ऑफ कोर्स वी हैव टू फॉलो डिफरेंट स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म के लिए हमारी इक्विटी की स्ट्रैटेजी अलग होती है, लेकिन हम रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं. तो इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो रिटर्न्स अर्न करना उतना इजी नहीं होता और लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करना इज टफर. व्हाट आर दोस थिंग्स जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, राइट? तो ओके, सो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू नो कि म्यूचुअल फंड एक तरीका होता है पैसा इन्वेस्ट करने का. तो आप किसी भी असेट क्लास में म्यूचुअल फंड के तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड के तरीके से, उनको हम इक्विटी फंड्स बोलते हैं. अगर आपको डेट में इन्वेस्ट करना है उनको हम डेट फंड्स बोलते हैं. आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो हम गोल्ड फंड्स बोलते हैं. शेयर मार्केट इज बेसिकली जहाँ पे शेयर ट्रेडिंग होता है और शेयर सारे हमारे जो शेयर्स होते हैं वो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड रहते हैं, करेक्ट? एंड व्हाट हैपेंस इज यू कैन बाय एंड सेल योर शेयर्स फ्रॉम देयर. सो व्हाट इज हैपनिंग इज आपके जो इक्विटी है वो दैट इज योर शेयर मार्केट, राइट? एंड अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो योर इक्विटी फंड योर फंड मैनेजर्स बेसिकली आइडेंटिफाइंग दोज इक्विटी स्टॉक्स. So now let's understand कि what are those things that we should keep in mind and to get those good returns. अगर हम equity में invest करें तो हमें अच्छे returns कैसे हम ला सकते हैं. Thorough research is very important. Companies के ऊपर उसको हम fundamental analysis बोलते हैं, तो thorough research करना is very very important. Economic scenario को समझना बहुत important है कि अभी का economic scenario क्या है, current flavor of the market है, especially अगर आपको stocks में invest करना है तो कौन सा सेक्टर अभी अच्छा कर रहा है, क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स अलग अलग इकोनॉमिक साइकिल्स में परफॉर्म करते हैं. तो अंडरस्टैंडिंग की कौन सी इकोनॉमिक साइकिल है और उसके बेसिस पे कौन सा सेक्टर अभी अच्छा करेगा इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो बेसिकली वी नीड टू गिव टाइम टू बिल्ड अ गुड क्वालिटी पोर्टफोलियो, राइट? तो हम म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं, दे जस्ट डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड. एक मार्केट एक्सपर्ट रहते हैं जो हमारा पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं, तो हमें मार्केट को के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है. बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स अवेलेबल हैं. सिलेक्टिंग द राइट म्यूचुअल फंड स्कीम जो आपकी नीड को फुलफिल करता है बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो आई वुड जस्ट से कि एडिक्वेट नॉलेज होना बहुत जरूरी है और उसके बेसिस पे आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, अपना रिस्क कम कर सकते हैं. ओके, सो आई होप दैट वाज इलैबोरेट इनफ टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट यू आस्क्ड. ओके मैम, लास्ट 8 मंथ से कोई फायदा नहीं हो रहा है कि एसआईपी बंद करवा दूं. ओके, ये हमने पास में भी देखा है, ऐसा हुआ है कि शायद एसआईपी से उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं प्रॉब्ली 1 या 2 साल में, एंड जिसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि क्या मैं अपना इन्वेस्टमेंट बंद कर दूं, क्या मैं अपना एसआईपीज रोक दूं. एंड इट्स ऑलवेज बिन द केस. देखिए, विद रिस्पेक्ट टू एसआईपी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पेशेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. कम से कम 7 से 10 साल देना इन्वेस्टमेंट को is very important, okay? Because only then you will see that wealth creation magic. My personal opinion is कि
अपनी एसआईपी को रोकना एक बुरा आइडिया होगा, बिकॉज आप अपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो आई वुड से कंटिन्यू विद एसआईपी. डोंट स्टॉप योर एसआईपी सिर्फ 7-8 महीने की परफॉर्मेंस के बेसिस पे. ओके. पीपीएफसी फंड, इज इट वर्थ इन्वेस्टिंग? मैंने अभी कुछ महीने पहले इन्वेस्टमेंट स्टॉप किया है. पीजीआई मिड कैप के बारे में कुछ बताइए. ओके, सो फर्स्टली अभिजीत, वी कैन नॉट रेकमेंड स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स, राइट? लाइक आई सेड कि हम कोई भी फंड आपको एडवाइस या रेकमेंड नहीं करते हैं ऑन दिस प्लेटफॉर्म. अगर हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें, हमने उसका एक डिटेल्ड रिव्यू किया है और वो वीडियो ग्रो म्यूचुअल फंड चैनल पे अवेलेबल है. आई वुड से कि आप म्यूचुअल फंड चैनल पे जाके जो है इस फंड को रिव्यू कर सकते हैं एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. और जो मिड कैप फंड है, पीजीआई मिड कैप फंड, वो हम भी वी गोइंग टू रिव्यू इट इन द कमिंग फ्यू डेज. आपको उसकी वीडियो भी मिल जाएगी. Okay, could you please brief how to select debt funds to park money for 1 year, 1 to 3 years, 1 to 5 years? Okay. अगर हम इफ यू लुकिंग एट इन्वेस्टिंग मनी अप टू 1 ईयर, तो आप डेट फंड्स कंसिडर कर सकते हैं, जैसे लिक्विड फंड्स हो गया, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स हो गया, लो ड्यूरेशन मनी मार्केट फंड्स. ये सारे शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, एक साल के लिए. एंड ऑब्वियसली मैचिंग योर इन्वेस्टमेंट होराइजन, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है डेट के लिए स्पेसिफिकली, उसको जो है आपका डेट पोर्टफोलियो की जो एवरेज मेच्योरिटी है उसके साथ मैच करना बहुत जरूरी होता है. ओके, बिकॉज इन डेट फंड स्पेसिफिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका इन्वेस्टमेंट है, विच मीन अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन मान लीजिए 6 महीना है, तो जो आपका डेट पोर्टफोलियो का जो एवरेज मेच्योरिटी है वो भी 6 महीना होना चाहिए. ओके, ओनली देन योर रिस्क इज लोअर. एंड ऑब्वियसली डेट फंड्स में एक्सपेंस रेशियो कम होता है और AUM ज्यादा होता है. डेट फंड्स में स्पेसिफिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम 1 या 3 साल की बात करें, आप चूज कर सकते हैं फंड्स लाइक योर फ्लोटर फंड्स, फ्लोटिंग रेट फंड्स, या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, बैंकिंग PSU फंड्स एंड सो ऑन. और अगर हम 3 या 5 साल, इज दैट व्हाट यू आस्क्ड फॉर? या सो 3 या 5 साल की बात करें तो 3 to 5 years ज्यादा आप हाइब्रिड फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स या फिर डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स एंड सो ऑन. अगेन ये सिर्फ थंब रूल है, आई मीन इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन एडवाइस, बट जनरली ये थंब रूल्स माने जाते हैं अगर आपको डेट में इन्वेस्ट करना है तो. Okay, some tips to understand the share market. To begin your journey, I would say just start, right? You will learn on the way. आप कोई भी चीज आपको करनी है तो पहले शुरू करिए, आप उसके in the whole process आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, right? तो शॉर्टलिस्ट 2 or 3 कंपनीज ऑफ योर चॉइस. आप थोड़ा रिसर्च करिए, हमने आपको बहुत सारे टिप्स ऑलरेडी दिए हैं, उसके बेसिस पे रिसर्च करिए, 2 या 3 कंपनीज को सिलेक्ट करिए, प्रेफरेबली मार्केट लीडर्स इन दैट सेक्टर, उनके बारे में पढ़िए, अंडरस्टैंड, डिसाइड वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट इन देम और नॉट. फिर उनका प्राइस देखिए कि वो एक्सपेंसिव है या नहीं, फेयरली प्राइस्ड है, अंडर वैल्यूड है, या फेयरली दे आर एक्सपेंसिव. अगर आपको लगता है कि फेयरली प्राइस्ड है, अंडर वैल्यूड है, देन मे बी यू कुड लुक एट बाइंग द स्टॉक्स. फाइनली हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं, उनको देखिए, उनसे सीखिए एंड देन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट. ओके, आई थिंक आई जस्ट टेक 1 or 2 more questions. हम ऑलरेडी काफी we've run out of time. I've earned about 50,000 in 3 days and lost about 40,000 in 2 days. How to manage or control being invested and being patient with markets ups and downs. So Sunil, you need to understand that you're talking about 2 totally opposite strategies. हर रोज पैसा बनाना एंड इन्वेस्टमेंट, ये 2 बहुत अलग चीजें होती हैं. एक तरफ आप ट्रेडिंग की बात करें, जहाँ आपका एम क्या रहता है, टू जनरेट रिटर्न्स और मेक मनी इन शॉर्ट टर्म. ऑन द अदर, इन्वेस्टिंग की हम बात करें, जहाँ आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, आप पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? जो इन 2 स्ट्रैटेजीज के लिए स्किल सेट ही बहुत अलग है इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट. आई एम नॉट सेइंग यू शुड डू वन एंड नॉट डू द अदर, आप दोनों कर सकते हैं, लेकिन अपना पैसा डिवाइड करिए, थोड़ा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज डिजाइन करिए. ओके, how to buy on dips strategy works. Okay, so buying on dips or averaging out, जब मार्केट्स नीचे जा रही होती है, इज अ ग्रेट स्ट्रैटेजी, राइट? बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि शायद हमेशा काम नहीं करेगा स्टॉक्स के. फॉर एग्जांपल, एक स्मॉल कैप स्टॉक है, जो पेनी कैप स्टॉक होते हैं, फंडामेंटली जो वीक स्टॉक्स होते हैं, उनका जो करेक्शन होता है, डजंट मीन दैट यू शुड बाय देम, राइट? इट्स लाइक कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ. अगर वो स्टॉक बुरा है, नीचे भी हो, तब भी इट्स नॉट वर्थ बाइंग दैट स्टॉक, राइट? अगर आपको लगता है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो अगर उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा भी है, देन आल्सो यू शुड गो अहेड एंड बाय इट, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आइडेंटिफाइंग द कंपनीज व्हिच आर फंडामेंटली स्ट्रांग is what is going to make all the difference. So I guess in the session I've overshot by quite some time. Thank you so much everyone for joining. I truly इस सेशन के जरिए आपको अच्छे से समझ में आया हो कि in times like these अपना कैसा पोर्टफोलियो मैनेज
मैनेज कर सकते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स कीप वॉचिंग माय मास्टर क्लासेस। आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी एनीथिंग दैट यू वांट टू लर्न आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट। सो थैंक यू so much for joining, and I wish you a great weekend. Thank you guys. Bye bye.